हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशंस के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। इसके पहले पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा है, आर्थिक जीवन कैसा है, उनके बारे में हमने बेसिक से डिस्कस किया था। और अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम या फिर अदर एग्ज़ाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो जो स्टूडेंट न्यू है या जिन्होंने हिस्ट्री की अभी भी शुरुआत नहीं की है, तो वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं, जिनसे उन्हें बेसिक से समझ में आया कि एक्चुअल में हिस्ट्री की स्टार्टिंग कब हुई थी और कैसे हुई थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हुई, उसके बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ, और आर्यों के आगमन हुआ उसके बाद आर्यों के द्वारा जो एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, वो सभ्यता कहलाई आपकी वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों का विशेष महत्व दिया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैदिक तो यानी कि वेदों के बारे में जो वेदों का जो महत्व है वो आपकी वैदिक सभ्यता में ही है। और वेदों का अर्थ क्या होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, तो वेदों की संख्या 4 है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता जो कि 2 भागों में विभाजित है, और वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर 600 BC तक का माना जाता है। वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल, सेकंड है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 BC तक रहा, उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर 600 BC तक रहा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। जब आर्य भारत आए थे तो वो कहाँ किन किन राज्यों में बसे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्य जब भारत आए थे वो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। क्या था कि जब आर्य जो भारत में आए थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी, तभी से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है कि जो आर्य थे वो आए कहाँ से थे। भारत तो आए थे, पर वो रहने वाले कहाँ के थे, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, मूल निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो आर्य थे वो आर्य थे वो तिब्बत के मूल निवासी थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि जो आर्य थे वो आल्स पर्वत के मूल निवासी थे। और जो हमारे 4th थे जो विद्वान, वो थे मैक्स मूलर, जिन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। और यही ज़्यादातर माना जाता है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के ही निवासी थे। और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वही आपकी वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये भी पूछा जाता है कि बताइए आर्यों द्वारा जो सभ्यता थी, जो जिसका विकास हुआ, जो विकसित हुई, वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखना मेरे फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट एक और याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ की जो सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्यों की भाषा कैसी थी। आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी, और हमारे जितने भी वेद लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, वो आपकी 5 पार्ट में बटी हुई थी, जिसमें आपका कुल ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। याद रखना, ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था।
विश्व का प्रधान विस्पति कहलाता था एवं जन के शासन को राजन कहा कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख होते थे। जो राज्य के अधिकारी होते थे उसमें पुरोहित और सेनानी प्रमुख होते थे और वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी? 12 होती थी। टोटल 12 संख्या हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुरम, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जनता की गतिविधियों यानी कि उनके रहन सहन, उनके सभी चीज़ों को नोट करते थे, वो उनके गुप्तचर हुआ करते थे। अगला पॉइंट है, वाजपति जो थे वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। कौन होता था? वाजपति, जो गोचर भूमि होती थी उनके अधिकारी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उग्र। उग्र कौन होते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था वैदिक काल में, तो वो उग्र करते थे। कौन करते थे? उग्र करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा क्षेत्र एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो आपकी सभा जो श्रेष्ठ यानी कि उच्च कोटि की जो सभा थी, संस्था थी, और जबकि समिति जो थी वो सामान्य निम्न वर्ग के लोगों की संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ये भी याद रखना, ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए वैदिक काल में सभा एवं समितियों में स्त्रियां भाग ले सकती थी या नहीं लेती थी? तो आप बता सकते हैं कि हाँ, वो स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। क्या होता था? जब युद्ध होते थे तो उसमें जो कबीले का नेतृत्व है वो राजा करते थे। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। युद्ध में एक शब्द था गविष्ट, उसका प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता था, क्या होता था? गायों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें किसकी विजय हुई? सुदास की विजय हुई। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये 4 वर्ण थे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। किस पर? व्यवसाय पर आधारित था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूतक में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। यही चतुष्वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों का जन्म जो है पुरुष के किस अंग से हुआ, तो आप बता सकते हैं कि मुख से हुआ है। क्षत्रिय का किस अंग से? भुजाओं से हुआ है। वैश्य का जांघों से और शूद्र का पैरों से हुआ है जन्म। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता था, जिसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य करती थी, यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। क्या होता था? स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग भी लेती थी। अगला पॉइंट है हमारा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन। जो बाल विवाह है एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। क्या इस काल में यानी वैदिक सभ्यता में जो बाल विवाह और पर्दा प्रथा का जो प्रचलन है वो नहीं था। और बाल विवाह पर्दा प्रथा का जो अंत है वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। पहले क्या होता था? पहले था जब राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को जब अंत किया था, उसके पहले था कि जो जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे वो स्त्रियां अपने पति की अग्नि यानी जब उन्हें अग्नि दी जाती थी तो उसमें बैठकर वो भी उनके साथ जल जाया करती थी। पर इस वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में विधवा विवाह हो सकता था, पुनर्विधवा विवाह किया जा सकता था। ऐसा कोई नहीं था कि वो अपने पति के साथ अग्नि में बैठे और खुद को समर्पित कर दें। तो ऐसा कोई भी उस टाइम ऐसा कोई भी प्रथा नहीं थी, ऐसा कोई भी प्रथा
चलन में नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, ऐसी अनुमति थी किसमें? वैदिक सभ्यता में। अगला पॉइंट है हमारा, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। क्या करती थी? स्त्रियां जो थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। कौन सी स्त्रियों का? ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। किसको दी थी? गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अगला पॉइंट है हमारा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, वो महिलाएं क्या कहलाती थी? आमजू कहलाती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। उस टाइम आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कितने प्रकार के आर्य जो थे वो मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। सबसे पहला वास, सेकंड है अधिवास और थर्ड है उषड़ीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा थी। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? वो पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। नेक्स्ट पॉइंट है, गाय को अघन्या जिसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने जाने की व्यवस्था की गई थी। क्या था? जब वैदिक सभ्यता थी उस टाइम अगर कोई गाय की हत्या करता था या गाय को घायल करता था तो उन्हें वेदों में लिखा था कि उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती थी या उन्हें देश से निकाल दिया जाता था। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो हर जगह आपको गाय सड़कों पर पन्नियाँ खाते हुए या उन्हें भूख से इधर उधर घूमती हुई मिलती हैं। और पहले क्या होता था? वैदिक सभ्यता में क्या होता था? वैदिक काल में क्या होता था कि गाय अगर कोई गाय को हत्या करता था या उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट देता था तो उसे सजा दी जाती थी। पर आज वर्तमान में ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, आर्य का प्रिय पशु। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था और जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। किसके? आर्य लोगों के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा के लोगों के द्वारा कांस्य की धातु हुई, तांबे की धातुओं का निर्माण हुआ, पर लोहे की कोई भी धातु नहीं मिली थी। लोहे की खोज हुई थी आपकी वैदिक काल में। ये पॉइंट याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे की जो खोज हुई थी वो वैदिक काल में ही हुई थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। क्या कहते थे? जो व्यापार की खोज में बहुत दूर दूर तक जो व्यक्ति जाते थे उनको पड़ी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। लेन देन में यानी लेने देने में जो प्रणाली प्रचलित थी वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। अगला पॉइंट है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैक नोट या सूदखोर कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैक नोट या सूदखोर कहा जाता था। अगला पॉइंट है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी? अग्नि की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो आप याद रखना सरस्वती जो थी वो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का वर्णन हुआ है, तो यमुना नदी का 3 बार हुआ है और गंगा नदी का 1 बार किया गया है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसका हुआ है? सर्वाधिक नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। कौन? इंद्र के बाद जो थे वो सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। क्या होता है? उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक जब किया जाता था तो राजसूय यज्ञ का अभियान या अनुष्ठान भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवसाय थे वो जन्म की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। कौन सी इकाइयाँ थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निष्क और शतमान क्या थी, तो ये मुद्रा इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा है शाक्य दर्शन। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। अगला पॉइंट है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किससे की गई है? इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री मंत्र संवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्या की थी? लोगों को आर्य बनाने के लिए जो विश्वामित्र हैं उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया था, तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है महाकाव्य जो है महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? आपका महाभारत है और रामायण है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत का पुराना नाम जैन संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है, जिसका जो पुराना नाम है वो जैन संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो गोत्र नामक संस्था है उसका जो जन्म है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। किसने की थी? बदरायण ने की थी। अगला पॉइंट है हमारा उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप सबको पता होगा उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या 6 है। चावर्ण के प्रवर्तक चावर्ण को कहा जाता है। योग के प्रवर्तक पतंजल को कहा जाता है। शाक्य के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? कपिल को कहा जाता है। और न्याय के प्रवर्तक गौतम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण है। याद रखना, पूर्व मीमांसा की जब बात की जाए तो जैमिनी इसके प्रवर्तक है और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण है और वैष्णविक के प्रवर्तक कणाद हैं या उलूक हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट हम पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और यजुर्वेद जो है वो आपका कर्मकांड के बारे में जो वर्णन मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद जो है आपका संगीत का वेद है। और अगर हम बात करें तो जैसा कि ऋग्वेद में आपका ऋग्वेद जो है वो पद्य में लिखा गया है और यजुर्वेद जो है वो आपका गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। सामवेद की बात करें तो ये भी आपका पद्य में लिखा है। अथर्ववेद ये भी आपका पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद का शुरुआत हुई थी और उत्तर वैदिक सभ्यता में आपकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शुरुआत मानी जाती है। तो जो वेदों की रचना है वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इन पॉइंट को भी आप याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको वैदिक सभ्यता के बारे में समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके।
अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, जो भी जानकारी है, उस जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी होगी वो मिलती रहेगी, और जो वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन भी ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बात करेंगे पार्ट 6 में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।